नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसकी विशालता सच में हैरान कर देती है। एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना करना ही कितना रोमांचक है, जिसकी सीमाएं आज के भारत और पाकिस्तान को पार करते हुए सीधे ईरान से जा टकराती थी। सच कहूं तो अपने चरम पर ये ब्रिटिश साम्राज्य से भी कहीं ज्यादा विशाल था। लेकिन आज हम मौर्य साम्राज्य को सिर्फ इतिहास की पुरानी बोरिंग किताबों के नजरिए से नहीं देखने वाले। हम इसे एक बहुत ही अलग एंगल से डिकोड करेंगे, एक बेहद संगठित, विशाल और प्राचीन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के रूप में। तो चलिए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। जब भी हम इतने अखंड और विशाल साम्राज्य की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई, इस मेगा कंपनी का असली फाउंडर था कौन? प्राचीन यूनानी ग्रंथों में इस साम्राज्य के संस्थापक को लेकर एक बड़ा ही रहस्यमयी नाम बार बार गूंजता था, सैंड्रोकॉटस। ये बिल्कुल किसी थ्रिलर जासूसी कहानी की तरह है कि कैसे इस एक विदेशी नाम ने बरसों तक इतिहासकारों की रातों की नींद उड़ा रखी थी। आखिर ये सैंड्रोकॉटस था कौन? आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहने वाला है। हम इन 5 अहम पिलर से गुजरेंगे। पहला, रहस्यमयी प्रथम सम्राट। दूसरा, चाणक्य की कॉर्पोरेट रणनीति। तीसरा, बिंदुसार और उसकी विदेशी कूटनीति। चौथा, अशोक का यूनिवर्सल कोड। और अंत में मौर्य नौकरशाही तंत्र। किसी भी आगामी परीक्षा के लिए मौर्य इतिहास पर पूरी पकड़ बनाने के लिए बस इन 5 को समझना ही मास्टर की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, रहस्यमयी प्रथम सम्राट। दुनिया की कोई भी मेगा कॉर्पोरेशन बिना किसी विजनरी फाउंडर के तो खड़ी नहीं हो सकती है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ही वो मास्टरमाइंड था जिसने पहली बार भारत को राजनीतिक रूप से एक धागे में पिरोया था। लेकिन एक ट्विस्ट है। प्राचीन ग्रंथों में संस्थापक की बैक स्टोरी यानी उनके असली कुल को लेकर काफी विवाद है। विशाख दत्त का एक बहुत ही फेमस नाटक है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त के लिए वृषल और कुलहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अब एग्जाम हॉल के प्रेशर में इसे याद कैसे रखा जाए, इसके लिए एक बहुत ही शानदार और आसान मेमोरी ट्रिक है, मुद्रा में वृषल। बस अगर इसे दिमाग में बिठा लिया जाए तो ग्रंथ से जुड़ा ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। और वो जो यूनानी नाम था ना, सैंड्रोकॉटस, इस सदियों पुरानी पहेली को सुलझाने वाले असली डिटेक्टिव थे सर विलियम जोन्स। इन्होंने ही यूनानी और भारतीय इतिहास की टाइमलाइन को एकदम बारीकी से मैच किया और दुनिया के सामने साबित कर दिया कि 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को धूल चटाने वाला शासक सैंड्रोकॉटस कोई और नहीं बल्कि अपने चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। अक्सर एग्जाम्स में जस्टिन या प्लूटार्क के नाम देकर कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन बस एक ट्रिक याद रखनी है, जोन्स ने पहचाना, सारा कंफ्यूजन वहीं खत्म। अब रुख करते हैं हमारे दूसरे और बेहद दिलचस्प सेक्शन का, चाणक्य की प्राचीन कॉर्पोरेट रणनीति। ये तो हम सब मानते हैं कि इतनी विशाल सेना और साम्राज्य को कोई अकेला इंसान नहीं चला सकता। चंद्रगुप्त रूपी इस सीईओ के पीछे जो असली मास्टरमाइंड था वो थे ऋषि चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य, विष्णुगुप्त या पुराणों के द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग यानी 7 अंगों का एक अद्भुत सिद्धांत दिया था। और ये इतनी गजब की चीज है कि आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से इसका मेल देखकर दिमाग हिल जाता है। जैसे स्वामी हो गया कंपनी का सीईओ, अमात्य यानी मैनेजमेंट या एचआर, जनपद काम करता है मार्केट बेस की तरह, दुर्ग है हेडक्वार्टर, कोष यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट, दंड को मान लीजिए लीगल और डिफेंस टीम, और मित्र हो गए पीआर या स्ट्रेटेजिक पार्टनर। चाणक्य का सीधा सा फंडा था, इनमें से एक भी डिपार्टमेंट अगर लड़खड़ाया तो पूरी की पूरी कंपनी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसी एकदम कट टू कट और यथार्थवादी अप्रोच के चलते एक सवाल परीक्षाओं में बार बार टपक पड़ता है। वो है चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र की तुलना पश्चिमी विचारक मैकियावेली की प्रसिद्ध किताब द प्रिंस से। दोनों ही ग्रंथों में बिना किसी इमोशन के पूरी तरह से प्रैक्टिकल होकर सत्ता चलाने के कठोर नियम बताए गए हैं। इसे और इसके अंगों को हमेशा याद रखने की हमारी शॉर्टकट ट्रिक है सप्त अंग। ये सीधे सीधे एग्जाम में नंबर पक्के करने वाला पॉइंट है। अब एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ बैठकर बड़े बड़े सिद्धांत बना देने से कोई संस्था चल जाती है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख। ये साफ तौर पर बताता है कि दूर पश्चिमी भारत में प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सिंचाई के लिए सुदर्शन झील बनवाई थी। मतलब
ये साम्राज्य सिर्फ अपनी चमक दमक वाली राजधानी तक सीमित नहीं था, बल्कि दूर दराज के प्रांतों की किसानी और आम जनता की बुनियादी जरूरतों का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाता था। एकदम परफेक्ट गवर्नेंस। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, बिंदुसार और विदेशी कूटनीति। चंद्रगुप्त के रिटायर होने के बाद इस मेगा कॉरपोरेशन की कमान संभाली अगले सीईओ बिंदुसार ने। इस शासक का नाम भले ही दुश्मनों के लिए किसी खौफनाक सपने जैसा था, लेकिन इसके इंटरनेशनल रिलेशन और भी ज्यादा कमाल के थे। सबसे पहले तो अलग अलग ग्रंथों में इसके नामों की उलझन को सुलझा लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं। संस्कृत में इसे अमित्र घात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। यूनानी लेखकों ने थोड़ा अपनी टोन में इसे अमित्रोकेडीज कहा, और जैन ग्रंथों में यह सिंहसेन कहलाए। इनकी माता का नाम दुर्धरा था। उपाधियां भले ही कई सारी थीं, लेकिन ताकत और दबदबा पूरे साम्राज्य में एक ही। ये बात सच में बहुत ही मजेदार है। ये बिल्कुल प्राचीन काल की किसी ई-कॉमर्स विश लिस्ट जैसी है। हुआ यूं कि सीरियाई राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमकस को अपना राजदूत बनाकर मौर्य दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार ने उनसे 3 खास चीजों की डिमांड कर दी: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। अब मदिरा और अंजीर तो सीरिया से तुरंत पैक होकर आ गई, लेकिन उन्होंने दार्शनिक भेजने से ये कहकर साफ मना कर दिया कि भाई हमारे सीरियाई कानून इंसानों या दार्शनिकों के व्यापार की इजाजत नहीं देते। उस समय की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का ये कितना शानदार किस्सा है। इसे याद रखने की एकदम सटीक ट्रिक है बिंदु, सीरिया, अंजीर। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं चौथे हिस्से पर, अशोक का यूनिवर्सल कोड। बिंदुसार के टाइम पर तक्षशिला में एक बहुत बड़ा विद्रोह भड़क गया था, जिसे शांत करने के लिए अशोक को वहां भेजा गया। और बस यहीं से इस तेज तर्रार युवा राजकुमार का उदय शुरू होता है, जो आगे चलकर पूरे भारतीय इतिहास का रुख मोड़ने वाला था। लेकिन इस अकेले नंबर 4 के पीछे एक बहुत ही खूनी और डार्क इतिहास छिपा है। अशोक 273 ईसा पूर्व में राजा तो बन गया था, लेकिन उसका ऑफिशियल राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में जाकर हुआ। पूरे 4 साल का गैप, ये क्या दर्शाता है? इतिहासकार मानते हैं कि ये एक बेहद ही क्रूर सत्ता संघर्ष का दौर था। बिंदुसार के बाद गद्दी हथियाने के लिए अशोक को अपने ही सगे भाइयों के साथ एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन फिर होता है इतिहास का सबसे भयानक कलिंग युद्ध, और इसके बाद अशोक पूरी तरह से बदल जाता है। जो इंसान कल तक अपनी क्रूरता के लिए खूंखार माना जाता था, वही रातों रात अभिलेखों में देवानाम पिये या पियदसी यानी देवताओं का प्रिय कहलाने लगा। उसने धम्म की शुरुआत की। यहाँ एक बात एकदम क्लियर कर लेना जरूरी है, ये धम्म कोई नया धर्म या पूजा पाठ का तरीका नहीं था, बल्कि ये एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट था जो पूरी तरह से सहिष्णुता और करुणा पर टिका था। ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक रणनीति थी। इतने विशाल साम्राज्य को सिर्फ तलवार के डर से बांधकर नहीं रखा जा सकता, उसे सॉफ्ट पावर के जरिए ही एक रखा जा सकता था। राज्याभिषेक के बाद अशोक की लाइफस्टाइल पूरी तरह से 180 डिग्री घूम गई। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि उसने राजाओं वाले शौक यानी शिकार की यात्राएं एकदम बंद कर दी और उसकी जगह धर्म यात्राएं शुरू की। राज्याभिषेक के 10वें साल उसने बोधगया की यात्रा की और ठीक 20वें साल में वो लुम्बिनी यानी रुम्मिन गया। उसके इस पूरे आध्यात्मिक सफर में मोगलीपुत्र तिस्स जैसे बड़े गुरुओं का बहुत गहरा प्रभाव था, और इन्हीं गुरुओं के मार्गदर्शन में पाटलिपुत्र में वो ऐतिहासिक तीसरी बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई थी। और अब हम आ पहुंचे हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, मौर्य नौकरशाही तंत्र। सत्ता चाहे चंद्रगुप्त की तेज तलवार से चल रही हो या फिर अशोक के शांतिपूर्ण धम्म से, इतने विशाल तंत्र को ग्राउंड लेवल पर सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत ही तगड़े और अनुशासित मिडिल मैनेजमेंट की जरूरत तो पड़ती ही है। आज जो भी छात्र दिन रात एक करके डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का सपना देख रहे हैं ना, असल में वो 2000 साल पुराने एक पद की ही तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, मौर्य प्रशासन में रज्जुक नाम का जो अधिकारी होता था, उसके पास हूबहू आज के मॉडर्न डीएम की तरह ही राजस्व और न्याय दोनों की पूरी शक्तियां होती थी। ये समानता देख के सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एग्जाम में बिना कंफ्यूज हुए इसे याद रखने की ट्रिक है रज्जू डीएम। इसी शानदार प्रशासनिक ढांचे में जिला स्तर पर एक और बड़ा अधिकारी होता था जिसे एग्रोनोमोई कहते थे, और उस समय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले जो बड़े बड़े व्यापारिक काफिले या कारवां होते थे ना, उनके आधिकारिक मुखिया को सार्थवाह कहा जाता था।
ये सभी अफसर मिलकर बस एक ही चीज सुनिश्चित करते थे कि इस विशाल मेगा कॉरपोरेशन का व्यापार बिना किसी रुकावट के मक्खन की तरह चलता रहे। ये टर्म परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिविया पॉइंट है। तो चलिए अब इस पूरी गहरी चर्चा को समेटते हुए इन सबसे अहम मेमोरी ट्रिक्स को एक बार फिर से फटाफट दोहरा लेते हैं। मुद्रा में वृषल, जोन्स ने पहचाना, सप्त अंग, बिंदु सिरिया अंजीर, तीसरी पाटलिपुत्र में और रज्जू डीएम। इन छोटे छोटे और फनी वाक्यांशों को अगर बस रट लिया जाए तो यकीन मानिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हॉल में बहुत सारा कीमती समय और बेवजह का कंफ्यूजन बच जाएगा। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करेंगे। ये बड़े ही गहराई से सोचने वाली बात है कि अगर 2000 साल पुराना एक प्राचीन मौर्य प्रशासन बिल्कुल आज की मॉडर्न मल्टीनेशनल कंपनियों और हमारे मौजूदा जिला प्रशासन की तरह ही सटीक काम करता था, तो इन बीती सदियों में इंसानी शासन व्यवस्था और तौर तरीके वास्तव में कितने बदले हैं? क्या हम सच में आगे बढ़े हैं या बस उसी ढांचे को नया नाम दे दिया है ना ये दिमाग को झकझोर देने वाली बात। इस दिलचस्प सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज कुछ नया, कुछ हटकर और बेहद रोचक सीखने को मिला होगा।